Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome to Unacademy platform. So today onwards we will going to start a short video section. ये जो शॉर्ट वीडियो सेक्शन है ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे और 15 to 20 मिनट्स में वी विल टारगेट कि आपका ये जो शॉर्ट वीडियो है ये पूरा ख़त्म हो जाए। आज का ये जो हमारा शॉर्ट वीडियो सेक्शन है इसमें हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस बार क्वेश्चन बनने का, चाहे वो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो एक टॉपलिंग द गवर्नमेंट करके टर्म होता है और एक हॉर्स ट्रेडिंग होता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू रहा था और वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने वहाँ पर ऑर्डर किया था स्पीकर के लिए कि आप लोग जो है यहाँ पर सस्पेंड करिए एमएलए को। तो ये पूरा क्या इशू रहा है एंड व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। So each and everything we will going to cover here, and before this I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है एजुकेशन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर मिलते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर जैन है, लगभग 1.5 साल से Unacademy से जुड़ा हुआ हूँ। यू कैन सी माई अचीवमेंट्स, यू कैन सी माई क्वालिफिकेशंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। लगभग 2,500 से ज़्यादा बच्चे इसमें हैं। जल्द ही इसमें आपके लिए और भी बच्चे देखने को मिलेंगे और ये सारे बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली फॉलो करते रहते हैं। आप लोग भी इस चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां से आप पीडीएफ, पोल एंड सभी कुछ, कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज है वो यहां से आप पूछ सकते हैं। अनअकैडमी में इंट्रोडक्टरी ऑफर भी चलाया जा रहा है, कॉम्बो ऑफर मिलता है। तो कॉम्बो ऑफर में आपके लिए 79,000 रुपीज़ का ये प्लान है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट अनअकैडमी आपको 10% डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड कर रहा है 71,000 रुपीज़ में। और इसमें जब आप कोड अप्लाई करेंगे टीजे लाइव, क्या है कोड टीजे लाइव, कोड अप्लाई करेंगे तो यू विल गोइंग टू गेट फर्दर 10% डिस्काउंट हियर, जिसका कॉस्ट पड़ता है 63,898 रुपीज़, जहां पर जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस टेस्ट सीरीज प्लस बुक्स, ये सभी कुछ चीज़ें जो है अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर 1.5 ईयर तक। हर संडे को सुबह 11 से 12 बजे के बीच में कॉम्बैट होता है। इस संडे भी कॉम्बैट हुआ था, नेक्स्ट संडे भी कॉम्बैट होगा। 11 से 12 के बीच में कॉम्बैट है, उसमें 56 क्वेश्चंस मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि कितने सारे विनिंग प्राइजेस जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 15 मिनट में 15 एमसीक्यूज का यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है जो आपको हर दिन मंडे टू सैटरडे अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड होता है। आप इसको शेड्यूल में स्टिक ऑन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी में यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल चैनल भी लॉन्च किया जा रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है, लोन की फैसिलिटीज है। लोन की फैसिलिटीज में इंटरेस्ट रेट नहीं देना, प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है, फ्लेक्सिबल टेन्योर, आप अपने हिसाब से टेन्योर डिसाइड कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, ओपन हाउस विद द एजुकेटर, ये सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। 1 साल की फीस प्लस जीएस प्लान की वो है 51,990 रुपीज़, जिसमें आप कोड अप्लाई करेंगे टीजे लाइव तो आपको यहाँ पर पड़ता है 10% का डिस्काउंट और ये आपको 46,791 रुपीज़ में पड़ेगा। इन द सेम वे ऑप्शनल की जो फीस है वो है 27,500, वो आपको 24,750 में पड़ता है जब आप कोड अप्लाई करते हैं टीजे लाइव। सो ये तो रहा अनअकैडमी के बारे में। आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज एंटी डिफेक्शन लॉ। सी, एंटी डिफेक्शन लॉ में सबसे पहले हम वर्ड बात करेंगे, एक होता है डिफेक्शन और एक होता है डिसेंट। देखिए, डिफेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपके अगेंस्ट में जाती है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो वो डिफेक्शन कहलाएगा। तो भारत के अंदर डिफेक्शन जो है वो अलाउ नहीं है। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मतलब आप अगर किसी चीज से सहमत नहीं है तो आप अपनी बात रख पाएंगे। हमारे यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था क्योंकि देश में जब देश आजाद हुआ था तो हॉर्स ट्रेडिंग काफी ज्यादा थी। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहां पर स्विच कर जाते हो। तो हमारे देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एमएलए हैं वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर क्या है स्विच होने लगे थे। और ये जो स्विचिंग था वो पहले कम था, क्यों था? क्योंकि कांग्रेस की कंटिन्यू सरकार रही और जैसे जैसे सरकारें जो है बदलती रहीं वैसे वैसे हॉर्स ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बदलते गए। पहले ये जो था वो सीमित था एमएलए तक, फिर एमपीज में ये बदल गया और आज ऐसे हालात है कि सुबह अगर कोई एक एमएलए या एमपी स्पीच देता है एक पर्टिकुलर पार्टी को, शाम तक पता चलता है कि उसने किसी और पार्टी को क्या है ज्वाइन कर लिया। तो रिसेंटली कलकत्ता के हाई कोर्ट ने यहाँ पर वेस्ट बंगाल असेंबली के जो स्पीकर हैं उनको एक डेडलाइन दिया था कि वो एक ऑर्डर पास करे इन द डिफेक्शन केस। अब वो ऑर्डर वो पर्टिकुलर एमपी के लिए या फिर अगेंस्ट में रहेगा वो डिसाइड करेगा स्पीकर, मगर उसको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने डेडलाइन निकाला। डिफेक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन का हिसाब से क्या हुआ कि प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस फ्लोरिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक पॉलिटिकल मेंबर को दूसरी जगह पे जाने का, उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन।
इंस्टेंट एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो लोकसभा में जो एमपी का एक एमपी है वो पार्ट ए में है और वो पार्ट बी में अगर ज्वाइन करते हैं तो वो एक डिफेक्टेड कहलाएंगे और उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स यहां पर चालू हो सकती है। देखिए, दो तरीके से एक कोई एमपी और एमएलए का पद हम उनसे छीन सकते हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, मतलब इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे तो यहां पर जो है प्रिसाइडिंग अथॉरिटी विल बी द फाइनल वी कैन से डिसीजन मेकर। जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत उनमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं तो प्रेसिडेंट विल बी द फाइनल अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन अगेंस्ट पर्टिकुलर एमपी और एमएलए। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? अब अगर हम एवेल्यूएशन की बात करेंगे हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ का एवेल्यूएशन कैसे हुआ, तो देखिए 1967 तक हमारे देश में कांग्रेस की सरकार रही, तो कोई भी डिफेक्शन के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर जो देखे गए थे वो एमएलए में देखे गए थे और वो लगभग 500 एमएलए थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच किए। टाइम जैसे बढ़ा तो 1967 से 1972 में आधे से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर के लोग जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ गए, चाहे कांग्रेस से बीजेपी में गए, उस टाइम बीजेपी नहीं थी, जनता पार्टी थी या कोई और पार्टी की बात करेंगे, या फिर किसी और पार्टी से किसी और पार्टी में गए। 1968 में एक कमेटी को बनाया गया और वो कमेटी जो था वो यूनियन होम मिनिस्टर वाई.बी. चौहान के अंदर पे था और उस कमेटी ने स्टडी किया कि क्यों जो है एक जगह से दूसरी जगह पे एमएलए या एमपीज जो है वो जाते हैं, और यहाँ पर एक उन्होंने रेमेडियल मेजर्स को भी निकाला। 1973 में 32nd अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी सरकार, जो कि लैप्स हो गया था और उस बिल में बोला था कि एंटी डिफेक्शन लॉ होगा, मगर उस टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आ पाया। 1985 में 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था और एंटी डिफेक्शन एक्ट 52nd अमेंडमेंट में लागू हुआ, यानी कि 1985 में 10th शेड्यूल के अंदर 52nd अमेंडमेंट एक्ट को हम यहाँ पर लेके आए थे। एंड व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ? तो जो 10th शेड्यूल है उसमें डिफेक्शन के ग्राउंड डिफाइन किए गए हैं। डिफेक्शन मतलब होता है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन इज डिफेक्शन। तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? तो डिस्क्वालिफिकेशन के 4 मेजर क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया नॉर्मल सा क्राइटेरिया है कि अगर कोई इंसान वॉलंटरली एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि अगर कोई कांग्रेस की टिकट लड़ा हुआ है कांग्रेस के टिकट पर और वो चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गया, तो क्या वो शामिल हो जाएगा? यस, शामिल बीजेपी में हो सकता है, मगर उसको दोबारा से चुनाव लड़ना है, अगर मतलब एमपी की पद पर वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जब चुनाव लड़ रहा था तो वो कांग्रेस की टिकट से लड़ा हुआ था। तो अगर कोई इंसान वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को देगा तो वो कहलाएगा डिस्क्वालीफाइड। दूसरा, अगर कोई इंसान जो एमपी या एमएलए है और अपने हाउस में अपनी पार्टी के हित में वोट नहीं कर रहा है, अगेंस्ट द पार्टी वोट कर रहा है, या फिर प्रायर परमिशन उसने नहीं लिया है अपनी पार्टी से और कोई भी एक्ट ऐसे करता है हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज, देन क्या होगा? वो डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आ जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया यहां पर यह होता है कि कोई भी निर्दलीय नेता यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर लेते हैं इलेक्शन के बाद। जैसे कि एक कोई निर्दलीय नेता है, वो एक किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लड़े मगर वो एमपी और एमएलए बन गए, है ना, मतलब निर्दलीय नेता एमपी या एमएलए बन गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है निर्दलीय नेता का एमपी या एमएलए बन जाना, क्योंकि वो किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं ले रहा, किसी पार्टी की छवि को इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो अपनी खुद छवि के कारण ही जो है एमपी एमएलए बना। अब हुआ क्या कि जैसे ही चुनाव हुए तो चुनाव होते ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, तो वो क्या है, एक डिस्क्वालीफाई तुरंत हो जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट होते हुए वो अलायंस जरूर कर सकता है किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी से और वो मिनिस्टर बन सकता है, मगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो क्या है, यहां पर खत्म हो जाएगा, यानी कि उसकी सदस्यता यहां पर खत्म हो जाएगी। चौथा क्राइटेरिया है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, मगर यहां पर एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाइड होंगे। 6 महीने के पहले अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। अब देखिए, ये 4 मेजर क्राइटेरिया है एंटी डिफेक्शन लॉ के। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? तो पहला एक्सेप्शन है इसमें मर्जर का, मतलब कि अगर मान के चलिए 99 लोग हैं वो कांग्रेस से हैं और उसके 2/3 मेंबर यानी कि
66 मेंबर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर वो मर्ज हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। दूसरा, अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे कि स्पीकर है, तो स्पीकर होगा और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ा, जैसे कि ओम बिरला जी हैं, वो बीजेपी से आते हैं और ओम बिरला जी चाहते हैं कि मैं अपनी वी कैन से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करूं और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना रहूं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर वो काम कर रहे हैं। और दोबारा से जैसे ही उनकी क्या है, वो स्पीकर के पद से छोड़ते हैं और रिज्वाइन करते हैं आफ्टर डिमिट द पोस्ट, देन वो क्या है, एक्सेप्शन में आएंगे, मतलब उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तीसरा केस यहां पर वो आता है कि अगर कोई स्प्लिट करता है, जैसे कि 99 मेंबर आते हैं कांग्रेस से और उसके 1/3 मेंबर यानी कि 33 मेंबर यहां पर स्प्लिट करते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, मतलब उनका मर्जर नहीं होता, वो खाली अलग हो जाते हैं। तो जब हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ बना था 1985 में, तब स्प्लिट जो है हमारे देश में अलाउ था, मगर उसके बाद जो है स्प्लिट को क्या है, रोक लगा दी गई। स्प्लिट क्या कर दिया, रोक लगा दिया गया और 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हमने स्प्लिट के क्राइटेरिया को खत्म कर दिया। तो अभी केवल 2 ही एक्सेप्शन बचते हैं कि अगर कोई स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी पॉलिटिकल पार्टी को हटता है और अपने कार्यकाल तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तो वो कंटिन्यू कर सकता है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई पार्टी में अलाउ करता है मर्जर दूसरे पार्टी के साथ, 2/3 लोग अगर जाते हैं, तो भी उसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं होगा। तो ये 2 मेजर एक्सेप्शन है, ये स्प्लिट वाला एक्सेप्शन खत्म हो गया है और बाकी 4 डिस्क्वालिफिकेशन के यहां पर क्राइटेरिया बनते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। अब हु विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी हियर? तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जैसे राज्यसभा में अगर चेयरमैन डिसाइडिंग अथॉरिटी है तो वो करेगा, लोकसभा में स्पीकर होगा तो वो क्या है, डिसाइड करेगा। एंड रूल मेकिंग पावर की बात करेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वो एम्पावर होते हैं रूल्स बनाने के लिए टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर कोई कानून बनाना है तो वो अपने कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से बना सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ओके, तो यहां क्या रहा, आपका बेसिक्स ऑफ एंटी डिफेक्शन खत्म हो गया, मगर ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं होता, क्योंकि अब हमें यहां पे एनालिसिस पढ़ना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का एनालिसिस क्या है। सो व्हाट इज द नीड फॉर एन एंटी डिफेक्शन लॉ? तो देखिए 4 मेजर नीड है एंटी डिफेक्शन लॉ के हमारे यहां पर। पहला इसमें नीड जो आता है वो आता है अपना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की काफी ज्यादा क्या है, दिक्कत हुई। कब से कब तक? देखिए 1967 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद 1977 से 1979 और 80 तक जनता पार्टी की सरकार रही। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1985-84 में उनका क्या है, देहांत हो गया, मार्टियर हो गए वो। और उसके बाद क्या है, हमारे देश में पूर्ण बहुमत आई। मगर 1989 के बाद से 2014 तक किसी भी पार्टी को क्या है, यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिली और दल बदल जो है, आया राम गया राम वाला सीन जो है यहां पर चलता रहा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहला जो अर्जेंट नीड पड़ा है, वो अर्जेंट नीड क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाना था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां पर आ जाती तो ये पहला क्राइटेरिया बनता है नीड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। नीड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें पहला क्राइटेरिया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आना और अनकंट्रोल्ड हॉर्स ट्रेडिंग को यहां पर बढ़ावा नहीं देना। अनकंट्रोल्ड हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसको कम करना एंड साथ ही साथ करप्शन को भी हमें यहां पर क्या है, कम करना था। तो ये क्या है, एक पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा यहां पर क्या है, वो है एंश्योर करना लॉयल्टी ऑफ ए मेंबर। अब देखिए इतना पार्टी जो पैसा खर्च करती है, अगर वो तुरंत दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसमें क्या है, लॉयल्टी चेक नहीं होता। तो एंश्योर लॉयल्टी ऑफ ए मेंबर इज वेरी मच रिक्वायर्ड हियर। थर्ड वन इज अपहोल्ड द विल ऑफ द पीपल। क्या है यहां पर, अपहोल्ड द विल ऑफ द पीपल। मतलब अब देखिए जनता ने अगर बीजेपी को चुना है तो उसका सम्मान करना है। अब कल को जाके वो कांग्रेस में चला जाए या आम आदमी पार्टी में चला जाएगा तो उसमें क्या है, विल ऑफ द पीपल विल नॉट गोइंग टू प्रिवेल। अल्टीमेटली ज्यादा जनता क्या है, पार्टी को वोट करती है। तो ये नीड है एंटी डिफेक्शन लॉ में लाने की। एंड चौथा क्या है, वो है डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट। डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ ए पार्टी। डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ ए पार्टी बाय वे ऑफ मर्जर
यहां पर जो है ये काम हो सकते हैं। तो 4 मेजर नीड है जिसकी जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ में। पहला क्या हुआ? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनकंट्रोल्ड हॉर्स ट्रेडिंग एंड करप्शन। दूसरा है एंश्योर लॉयल्टी ऑफ ए मेंबर। तीसरा है अपहोल्ड द विल ऑफ द पीपल। एंड चौथा है अब डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ ए पार्टी बाय वे ऑफ मर्जर। तो ये अपना क्या है? क्राइटेरिया रहा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमने देखा कि किस तरीके से वो पूरा करेंगे, लॉयल्टी ऑफ ए मेंबर देखा, अपहोल्ड द विल ऑफ द पीपल एंड फैसिलिटेट करते हैं डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ ए पार्टी इन द लेजिस्लेचर बाय वे ऑफ मर्जर, और इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग करप्शन एट द पॉलिटिकल लेवल एज वेल एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो कि इररेगुलर इलेक्शन से होते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल सिनेरियो की जब हम बात करेंगे तो पूरे भारत का वी कैन से डिबेट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग में डिवाइड होता है। क्या होता है? डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग में डिवाइड हो जाता है। जितने भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, ये किस चीज की बात कर रहे हैं हम? जितने भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी हैं पूरी दुनिया में, वो डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर चाहे आप यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएसए की बात करते हैं या फिर कनाडा की बात करते हैं, यहां पर जो दल बदल है वो अलाउ होता है। यानी कि एंटी डिफेक्शन जैसा कोई भी क्राइटेरिया डेवलप्ड कंट्री में नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे अब जो है यहां इन लोगों के हिसाब से वो ग्रो कर चुके हैं डेमोक्रेसी को। बट जब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे भारत भी इसमें आएगा, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करेंगे, और भारत के अलावा 23 अलग अलग स्टेट यानी कि कंट्रीज भी आ जाते हैं। तो वहां पर क्या है? एक डिबेट है, मतलब जैसे बांग्लादेश है एंटी डिफेक्शन अलाउ है, केन्या है, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर है, यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन अलाउ है और एक्सपेल कर दिया जाता है अगर कोई इंसान पार्टी को तुरंत ज्वाइन कर लेगा, है ना। और पॉलिटिकल एम्बियंस में डेवलप्ड कंट्रीज में आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे चुनाव के बाद तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि आपको याद रखना है डेवलप्ड कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में एंटी डिफेक्शन लॉ हमें देखने को मिलता है। ये हो गया। अब देखिए व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व हियर, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व हियर इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए सबसे पहले और मेजर फॉरमोस्ट रीजन क्या है इसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। किसके? एक पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के या पर्टिकुलर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। आप देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी तो काम ही क्या है? बोलने की आज़ादी का ही काम है उसका, है ना। और उसको बनाया गया है अपने क्षेत्र के जनता का एक पक्ष रखने का, उनकी आज़ादी है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनके पास नहीं होगा तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। दूसरा यहां पर इशू जो आता है वो आता है कि वो है रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को जो है यहां पर ये रिड्यूस करता है। तीसरा यहां पर रीजन जो आता है वो है अंडरमाइन करना। किस चीज को अंडरमाइन करना? अंडरमाइन करना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, अगर हम इश्यूज देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हैं। अकाउंटेबिलिटी जो पर्टिकुलर इलेक्टेड एमएलए है या एमपी है उसको हम कम कर रहे हैं क्योंकि हम उसको पावर नहीं दे रहे हैं बोलने का। और इसमें एक सबसे बड़ा रीजन जो आता है वो आता है डिसेंट का और डिफेक्शन का, जो कि मैंने आपको जब टॉपिक शुरू किया था तब बताया था। डिफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपने गलत काम किया, बिल्कुल गलत काम किया, आपके लिए सजा होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट द डिसेंट, यानी कि व्हाट अबाउट द डिसएग्रीमेंट। अब कोई अगर इंसान डिसएग्रीमेंट कर रहा है अपनी पार्टी से क्योंकि उसको अपने जनता की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला करना है, तो वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके इश्यूज हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है करंट, अगर हम सिनेरियो की बात करेंगे तो करंट सिनेरियो में क्या इशू चल रहा है अभी, तो देखिए 5 मेजर इश्यूज हैं करंटली जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पहला इशू है वो है नो लायबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। जैसे ही उसने देखा कि पार्टी से अगेंस्ट में कोई भी मेंबर जाएगा तो उसको वो निकाल देते हैं। दूसरा है यहां पर वो है प्रॉब्लम विद मर्जर प्रोविजन। देखिए मर्जर आप कर सकते हैं मगर आप स्प्लिट नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? मर्जर करने का, अब देखिए यहां पे पॉलिटिक्स आ गया। मर्जर के लिए अलाउ क्यों किया? जैसे मध्य प्रदेश में अभी कमलनाथ गवर्नमेंट थी वो टॉपल कर गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो आगे निकल गए। तो मर्जर जो है यहां पर अलाउ किया जाता है मगर यहां पर जो है स्प्लिट अलाउ नहीं करेंगे। मतलब
एक पॉलिटिकल पार्टी से इंसान अगर 10-15 लोग निकलना चाहते हैं और अपने वो सहमत नहीं है उस पार्टी से, तो वो अलग से अपना वी कैन से उनके ऊपर डिफेक्शन लागू हो जाएगा। और वही इंसान अगर किसी और पार्टी से जुड़ जाएंगे तो उनके लिए डिफेक्शन अलाउ होगा। तो ये क्या है, प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो मर्जर ऑफ द प्रोविजन एक प्रॉब्लम है। फिर है पावर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम सभी को पता है कि वो एक मेजोरिटी सरकार का है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, हमेशा मेजोरिटी सरकार के लोगों को फेवर करेगा और उनके लिए कभी भी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर नहीं लगाएगा। मगर जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, अगर वो गवर्नमेंट को देखते हैं कि वो माइनॉरिटी की सरकार है मगर फिर भी वो जो है कुछ नहीं कर पाते, देन कम्स अनेबल टू कर्ब इनस्टेबिलिटी। मतलब ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लाने से भी सरकार जो है स्टेबल अभी भी नहीं हुई है, उनके अंदर अभी भी इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और फिर आखिरी जो है यहां पर इशू आता है वो है एक्सपल्शन, यानी कि पार्टी से निकालने से जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर वेस्ट बंगाल में जो अभी हो रहा है। तो ये 5 मेजर रीजन है जो कि करेंटली हमें देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। गेटिंग दिस पॉइंट? सो नो लाइबिलिटी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, पावर प्रॉब्लम विद द मर्जर प्रोविजंस, फिर पावर फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अनेबल टू कर्ब इनस्टेबिलिटी, एक्सपल्शन डज नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। देन कम्स, अब ये जो है ये लॉ वो कैसे इंटरप्रेट किया है कोर्ट while deciding on the related matter। तो what can be done to overcome the issue here? तो देखिए यहां पर कोर्ट ने बोला कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेस वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप, ये जो फेस है वो वाइडर कनोटेशन है देन रेजिग्नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि किसी भी एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल रेजिग्नेशन बाय द मेंबर, द गिविंग अप ऑफ द मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड बाय हिज कंडक्ट। मेंबर्स जो कि पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं अपोजिशन अपनी ही पार्टी का और वो सपोर्ट करते हैं दूसरे पार्टी को, वो क्या है, एक रिजाइन माना जाएगा। एंड जो भी डिसाइडिंग ऑफिसर होता है यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके लिए पहले जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, मगर कोहेतो होलोहान केस में ये बोला कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही है और ये अलाउ करता है अपील अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर यह भी बोला कि दिस मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिवन हिज ऑर्डर। जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑर्डर नहीं देगा तब तक की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, मगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। फिर एक इशू है टाइम लिमिट। देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कब डिसाइड करना है ये डिसाइड नहीं हुआ, मतलब लॉ ने ये नहीं बोला कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कितने दिन में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान डिस्क्वालिफाइड करना है या नहीं करना। कोर्ट ने यहां पर एक अपना कंसर्न दिखाया कि अननेसेसरी डिले प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर देते हैं। कई बार तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं कि अपनी पार्टी के भले के लिए उसको निकालते नहीं है, यानी कि कांग्रेस से वो बीजेपी में आया और वो बीजेपी में तब तक रहेगा जब तक कि टेन्योर है बीजेपी का, और उसके बाद क्या है उसको दोबारा चुनाव कर देते हैं, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई ही नहीं करते। तो हाईकोर्ट ने यहां पर बोला कि स्पीकर टू रूल ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन इफ दे डू नॉट डू दिस विद इन ए रीजनेबल टाइम फ्रेम। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द ओवरकम इशू? तो देखो यहां पर जो है 6 यहाँ मेजर स्टेप्स हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप व्हाट दे कैन डू हियर इज नैरो डेफिनेशन ऑफ ए डिफेक्शन, मतलब डिफेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करो, ठीक है। दूसरा, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को बनाने की यहां पर बात करने की बात की गई है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना चाहिए। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एथिक्स कमिटी की बात किया गया है कि एथिक्स कमिटी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो यहां पर। फिर यहां पर बोला गया है कि डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो चेंज करने की आवश्यकता है या फिर उसकी पावर को कर्टेल करने की आवश्यकता है। फिर आता है कि मेक डिफेक्शन इंटरनल इशू ऑफ द पार्टी। अभी देखिए इंटरनल इशू तो है पार्टी का, मगर यहां पर अपोजिशन पार्टी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मजबूर करते हैं एक्शन लेने पे, और मोर क्लैरिटी की भी आवश्यकता हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहां पर कि नैरो डेफिनेशन है, तो डिफाइनिंग एक्शन और कंडक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट डिफेक्शन इन ए मैनर डज नॉट इनहिबिट देम टू इंडिपेंडेंटली थिंक एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ये इंश्योर करता है कि डिसेंट अमंग द पार्टी मेंबर डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू इनस्टेबिलिटी एंड डिसएग्रीमेंट डज नॉट बिकम ए ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की भी यहां पर बात होती है, और इन्हीं केसेस में जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्टेड मनी फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड रेज्ड क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट
अपेरेंटली टू द बेनिफिट ऑफ द मनी गिवर, मतलब पैसा देके जो पैसे वाली पार्टी है वो इशू जो है पार्टी का यहां पर खड़ा कर देते हैं। व्हाट कैन बी द कंक्लूजन, तो पार्टी को यहां पर रीचेक करने की जरूरत है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इन करेंट फॉर्म ये अचीव कर पा रहे हैं अपने गोल या नहीं कर पा रहे। अगर वो गोल अपने अचीव नहीं कर पा रहे तो डिस्कोर्स कैन बी स्टार्टेड फॉर डेवलपिंग ए कंसेंसस, जरूरी है कि आपसी सहमति हो और अपने गोल को वो कैसे अचीव कर पाएंगे वो चीजें जो है यहां पर लागू कर पाए। तो इस तरीके से क्या है हमारा पूरा का पूरा टॉपिक वो खत्म होता है रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों तरीके से आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वी विल गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टुडे। अनअकैडमी का स्पेशल क्लासेस चलाए जाते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपके लिए यहाँ पर टॉपिक चलाया जा रहा है। टीजे लाइव कोड अप्लाई करके आप स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी क्लासेस आप स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं, कोई भी बैरियर आपके लिए नहीं मिलता है। 27 जनवरी से आपके नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। 20 से ज़्यादा किताबें आपको मिलती हैं हिंदी, इंग्लिश में, और इन्हीं सब के लिए आपको एक क्राइटेरिया जरूर है, वो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके पास होना चाहिए। जब आप लो तो 1 साल का लो जीएस का या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लान। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसी का आपको पीडीएफ जो है वो अनअकैडमी तारकेश्वर जैन PSIR टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसी के साथ आप जो है गुड बाय एवरीवन।